हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। दोस्तों 2016 में फाइनेंस एक्ट में एक नए तरीके का टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था इक्वलाइजेशन लेवी। दोस्तों इक्वलाइजेशन लेवी को मैं एक तरह का टीडीएस का नाम दे सकता हूं। ये बिल्कुल टीडीएस की तरह से ही काम करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इक्वलाइजेशन लेवी किसके ऊपर एप्लीकेबल है, इक्वलाइजेशन लेवी में क्या रेट ऑफ किस रेट से डिडक्शन होगा, इक्वलाइजेशन लेवी किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, कब आपको इक्वलाइजेशन लेवी का डिडक्शन करना है, कैसे आप इसकी रिटर्न फाइल करेंगे, सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए इक्वलाइजेशन लेवी क्या होती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले इक्वलाइजेशन लेवी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इक्वलाइजेशन लेवी 2016 से कैसे चल रही थी, और दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा जो अभी रिसेंटली 1 अप्रैल 2020 से इंट्रोड्यूस हुआ है इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एड्स सर्विसेज की जो 2016 से एग्जिस्टेंस में है, और उसके बाद हम बात करेंगे ई कॉमर्स के ऊपर जो कि 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल हो गया है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इक्वलाइजेशन लेवी के ओरिजिन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इक्वलाइजेशन लेवी 2016 में फाइनेंस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी और ये एप्लीकेबल हुई थी 1 जून 2016 से। दोस्तों फाइनेंस एक्ट 2020 में इसमें काफी सब्सटैंशियल अमेंडमेंट की गई हैं रिलेटेड टू द लेवी ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी ऑन अ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। तो वो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन मैं आपको बता दूंगा कौन सी हैं। बेसिकली दीज आर दी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। तो जो मैंने आपको बताया कि आपका 1 अप्रैल 2020 से ई कॉमर्स के ऊपर भी इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल हो गया है, तो वो फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू हुआ है। सेक्शन 152 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 20 में अमेंडमेंट की गई है एंड उसमें प्रोविजन जो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड थे उनको अमेंड कर दिया गया है। नाउ इक्वलाइजेशन लेवी इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन द ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन ऑल्सो, जिसको कि हम इस वीडियो के लेटर पार्ट में समझेंगे कि कैसे ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस पर आपका इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इक्वलाइजेशन लेवी। सो इक्वलाइजेशन लेवी जो कि मैंने आपको बताया एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है which is withheld at the time of payment by the service recipient। तो दोस्तों इक्वलाइजेशन लेवी एक डायरेक्ट टैक्स किस्म का टैक्स है जो कि आप होल्ड कर लेते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय द सर्विस रेसिपिएंट। मींस जो पर्सन जिसने सर्विस रिसीव करी है, मींस वो जो पेमेंट कर रहा है वो एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट यहाँ पर डिडक्ट कर लेगा, जैसे हम टीडीएस में डिडक्शन कर लेते हैं। देन जो नेट पेमेंट होगी वो सर्विस प्रोवाइडर को पे कर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर दो कंडीशन है इक्वलाइजेशन लेवी कराने के लिए। अगर आपकी वो दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तभी आप इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है पेमेंट शुड बी मेड टू अ नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब आप रेजिडेंट हैं, आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, आपने किसी नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ली, देन आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो पहली कंडीशन है दोस्तों यहाँ पर आप पेमेंट जो करें वो सर्विस प्रोवाइडर को करें और सर्विस प्रोवाइडर नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन आती है दोस्तों वो है एनुअल पेमेंट मेड टू वन सर्विस प्रोवाइडर एक्सीड्स ₹1 लाख इन अ वन फाइनेंशियल ईयर। मतलब आप जिस नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, जिस नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर को आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो पेमेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है ड्यूरिंग द वन फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में आपको यहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवी करनी है। तो दोस्तों ये वो दो कंडीशन है जिन दोनों कंडीशन के पूरा होने पर ही आप इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई नहीं करेंगे। तो फिर से देख लेते हैं दोनों कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन ये है कि नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट होनी चाहिए और वो पेमेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए ड्यूरिंग अ वन फाइनेंशियल ईयर टू वन सर्विस प्रोवाइडर। मान लीजिए आपने 2 या 3 मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज ली हैं और आप सभी को 1-1 लाख रुपए से कम की पेमेंट करते हैं, तो आपके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई नहीं होगा। ये केवल तभी अप्लाई होगा जब पूरे साल में एक सर्विस प्रोवाइडर को आप 1 लाख रुपए से ज्यादा पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिसके ऊपर
इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई होगा। तो सबसे पहली सर्विस है दोस्तों ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट के थ्रू ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज लेते हैं और आप उसकी पेमेंट करते हैं तो उस केस में आपके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई हो जाएगा। और दूसरी जो सर्विस है दोस्तों यहाँ पर वो है एनी प्रोविजन फॉर द डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस और फैसिलिटी सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। अगेन इट इज रिलेटेड टू ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। तो मान लीजिए दोस्तों आपने किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन से कोई सर्विसेज ली हैं और सर्विसेज आपकी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है या डिजिटल एडवर्टीजमेंट स्पेस या फैसिलिटी या सर्विसेज से रिलेटेड कोई सर्विस है, तो उस केस में आपके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, एज एंड व्हेन एनी अदर सर्विस आर नोटिफाइड विल बी इंक्लूडेड विद द अफोरसेड सर्विसेज। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम कोई सर्विस नोटिफाई कर दे कि उसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई होगा, तो वो सर्विसेज के ऊपर भी उस दिन से इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई हो जाएगा। बट प्रेजेंट सिनेरियो में दोस्तों ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पर और डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस एंड फैसिलिटी पर इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल होता है। ई कॉमर्स के ऊपर भी है जिसकी मैं बात आपसे इसी वीडियो में आगे करूंगा। अब इसके बाद हमारे सामने आता है रेट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। अब इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई हो गया, अब हमें समझना पड़ेगा कि किस रेट से हमें डिडक्शन करनी है। तो यहाँ पर लॉ में लिखा हुआ है द एप्लीकेबल रेट फॉर द टैक्स इज 6% ऑफ द ग्रॉस कंसिडरेशन टू बी पेड। तो जो भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, जो भी आपको ग्रॉस कंसिडरेशन पे करना है, आप उसके ऊपर 6% की इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई करेंगे। इट मींस आप 6% की यहां पर डिडक्शन कर लेंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए मिस्टर ए ने कोई एडवर्टाइज किया ऑन अ फेसबुक। फेसबुक क्योंकि नॉन रेजिडेंट एंटिटी है तो यहाँ पर मिस्टर ए को इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पर डिडक्शन accordingly की जाएगी। So Mr. A has advertised on a Facebook to expand his business. He has to pay 5 lakh rupees in a financial year 2020-21 to Facebook for the advertising service availed. अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 5 लाख रुपए जैसे ही मिस्टर ए फेसबुक को पे करेगा इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई हो जाएगी और अकॉर्डिंगली यहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवी के थ्रू 6% के हिसाब से डिडक्शन की जाएगी। तो देख लेते हैं दोस्तों इस एग्जांपल में क्या आंसर आएगा। मिस्टर ए विल डिडक्ट टीडीएस एट अ रेट ऑफ 6% ऑफ ₹5 lakh that is 30,000 rupees and pay the balance of ₹4,70,000 to Facebook। तो दोस्तों यहाँ जो डिडक्शन की जाएगी वो 30,000 रुपए की जाएगी और बैलेंस 4,70,000 यहाँ पर फेसबुक को पे कर दिए जाएंगे। एंड ये जो 30,000 रुपए की डिडक्शन यहाँ पर मिस्टर ए ने करी है, ये 30,000 रुपए बाद में गवर्नमेंट के पास पे कर दिए जाएंगे अंडर अ इक्वलाइजेशन लेवी। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये जो हमने इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट की है ये कब हमें गवर्नमेंट को पे करनी है। सो द इक्वलाइजेशन लेवी सो डिडक्टेड बाय द पेयर has to be paid to the credit of government by the 7th day of the month following the month in which the equalization levy is deducted। तो जिस महीने आपने equalization levy का डिडक्शन किया है उसके अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में ये क्रेडिट कर देना है अंडर इक्वलाइजेशन लेवी। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, अगर मान लीजिए आपने इक्वलाइजेशन लेवी का डिडक्शन नहीं भी किया है तब भी आप लायबल हैं इक्वलाइजेशन लेवी पे करने के लिए और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देख लेते हैं, इवन इफ द इक्वलाइजेशन लेवी इज नॉट डिडक्टेड the payer is liable to pay the levy to the credit of central government। दोस्तों इक्वलाइजेशन लेवी की एक रिटर्न भी फाइल करनी होती है आपको एनुअली। उस रिटर्न की ड्यू डेट के बारे में बात कर लेते हैं। द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 1A। तो आपको एक फॉर्म नंबर 1A फाइल करना होता है इक्वलाइजेशन लेवी के लिए और इसकी जो ड्यू डेट रखी गई है यहाँ पर ऑन और बिफोर 30th जून ऑफ द ईयर है। तो मान लीजिए आप फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो इसकी जो ड्यू डेट रहेगी वो 30th जून
2021 रहेगी। तो दोस्तों ये थी वो इक्वलाइजेशन लेवी जो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज पर एप्लीकेबल होती है। अब चलते हैं हम अपने वीडियो के दूसरे पार्ट पर, जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा इक्वलाइजेशन ऑन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। दोस्तों हाल ही में फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू इस ट्रांजेक्शन को यहाँ पर कवर किया गया है, विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 अप्रैल 2020, जहां पर ये कह रहे हैं इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में भी आपके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल हो जाएगा। देख लेते हैं क्या कहता है ये प्रोविजन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2020 से अंडर सेक्शन 165A इन द फाइनेंस एक्ट 2016। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, इक्वलाइजेशन लेवी शेल बी चार्ज एट अ रेट ऑफ 2%। तो जो आपका नॉर्मल हमने इक्वलाइजेशन लेवी पढ़ा, जहां पर हमने 6% का रेट देखा था, जबकि ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो इक्वलाइजेशन लेवी हो रही है वो केवल 2% से हो रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है। इक्वलाइजेशन लेवी शेल बी चार्ज एट अ रेट ऑफ 2% ऑफ द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्रॉम ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय इट। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाहते हैं इक्वलाइजेशन लेवी 2% के हिसाब से एप्लीकेबल होगी ऑफ द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। मान लीजिए आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, फ्रॉम ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय इट टू अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया or to a non-resident in the specified circumstances, to a non-resident in the specified circumstances, or to a person who buys such goods or services using internet protocol means IP address located in इंडिया। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं दोस्तों। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, अगर किसी इंडियन रेजिडेंट पर्सन ने किसी नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स सप्लायर से कोई गुड्स परचेज करी है या कोई सर्विस परचेज की है तो उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोस्तों। आप फ्लिपकार्ट से कोई परचेजिंग करते हैं, आप स्नैपडील से कोई परचेजिंग करते हैं तो आपके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं है। यहां पर ये कहना चाहते हैं आप रेजिडेंट हैं, मतलब परचेजर मतलब बायर रेजिडेंट है, और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स सेलर है, वो नॉन रेजिडेंट है, तो उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर आप कोई परचेजिंग करते हैं गुड्स की या कोई परचेजिंग करते हैं आप सर्विसेज की, ऐसे किसी नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर से। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और कही गई है, मान लीजिए किसी नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर ने किसी ऐसे पर्सन को अपनी सर्विसेज दी या अपनी गुड्स सोल्ड करी जिस पर्सन ने इंडियन आईपी एड्रेस को यूज करते हुए परचेजिंग की है, तो वहां पर भी इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि जो बायर है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। दोस्तों यहाँ पर ऐसे भी कुछ केसेस हैं जहां पर इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है या ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पर हमें इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं करनी है। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज अ permanent establishment in India and such e-commerce supply is effectively conducted with such PE। यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों Amazon का। तो मान लीजिए Amazon क्योंकि यूएस बेस्ड कंपनी है, नॉन रेजिडेंट कंपनी है, लेकिन Amazon की अपनी एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में एग्जिस्ट करती है। तो उस केस में अगर आप कोई परचेजिंग करते हैं Amazon से तो वहां पर आपके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी या Amazon के ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगी। द रीजन, ई कॉमर्स ऑपरेटर का यहाँ पर इंडिया में एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है और जो वो सप्लाई कर रहा है वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ही कर रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कोट कर सकता हूँ जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई भी परचेजिंग करते हैं अली एक्सप्रेस, जो कि एक चाइनीज वेबसाइट है, तो अगर आपने कोई परचेज करी है अली एक्सप्रेस से तो उस परचेजिंग पर आपका इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद एक कंडीशन और है जहां पर इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगा। इन केस ऑफ अ सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्रॉम ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज मेड और प्रोवाइडेड और फैसिलिटेटेड is less than rupees 2 crore during the previous year, then in that case equalization levy applicable नहीं होगा।
तो यहाँ पर सिंपली ये कहना चाहते हैं दोस्तों, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने पूरे एक साल में 2 करोड़ से कम की सप्लाई करी है या 2 करोड़ से कम की सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, तो उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर अगेन दोस्तों मैं कह सकता हूं 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर का इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है और वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट की सेलिंग या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर पूरे फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर, सेल्स या ग्रॉस रिसीट जो कि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होती है, तो उस केस में भी यहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कलेक्शन एंड पेमेंट की। तो जो भी इक्वलाइजेशन लेवी में आपने डिडक्शन करी है वो आपको गवर्नमेंट को पे करानी होगी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि नॉर्मल इक्वलाइजेशन लेवी जो एडवर्टाइजमेंट्स पर एप्लीकेबल थी वो आपको मंथली पे करनी थी, जबकि यहाँ पर जो इक्वलाइजेशन लेवी है वो आपको क्वार्टरली पे करनी है। और क्वार्टर की जो ड्यू डेट्स हैं वो कुछ इस तरह से रहेंगी। 30 जून क्वार्टर एंडिंग की डिपॉजिट डेट आपको 7 जुलाई दी गई है, आपको 7 जुलाई तक अपना इक्वलाइजेशन लेवी पे कराना है। सिमिलरली सितंबर क्वार्टर एंडिंग आपको 7 अक्टूबर तक पे करना है, दिसंबर क्वार्टर एंडिंग आपको 7 जनवरी तक पे करना है और 31 मार्च क्वार्टर एंडिंग आपको 31 मार्च को ही पे करना है। तो दोस्तों ये इक्वलाइजेशन लेवी उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर फेसबुक या इस तरह के किसी और प्लेटफॉर्म पर अपनी एडवर्टीजमेंट सर्विसेज अवेल करते हैं या अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट करते हैं या कोई डिजिटली स्पेस कैप्चर करते हैं टू एडवर्टाइज देयर बिजनेस। और रिसेंट अमेंडमेंट के थ्रू ये उन लोगों पर भी एप्लीकेबल हो गया है जो नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जैसे कि अली एक्सप्रेस या इस तरह के और बहुत सारे मॉडल हैं नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर की तरह से काम कर रहे हैं और इंडिया में अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपना कोई एडवर्टीजमेंट फेसबुक या इस तरह के किसी और प्लेटफॉर्म पर रन करते हैं तो प्लीज आप ध्यान रखिए आपके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल हो सकती है अगर आपने वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करी हैं जो कि हमने इस वीडियो में समझी है। तो इस प्रोविजन का आप खास तौर पर ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो इग्नोरेंस में आप किसी एक प्रोविजन का वायलेशन कर दें और बाद में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। आई होप दोस्तों आपको इक्वलाइजेशन लेवी समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूं। आज की वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।